अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सजाद अकरम। अब बात करते हैं कि अगली नशिस्त में हाज़िर हैं। आज की मेहमान शख्सियत जो हैं बहुत ख़ास है मेरे लिए। फ़नकारा हैं, इनसे पास आउट हैं। 1999 में 1999 में उन्होंने लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया फ़ाइन आर्ट्स में। उसके बाद 2001 में फ़ाइन आर्ट्स में ही पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और उसके बाद 2004 में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से मास्टर्स किया। नुक्ता स्टूडियो की जितनी नुमाइशें होती चली आ रही हैं उनमें लिखने का काम से अंजाम दे रही हैं। बहुत ही अरसे से उसमें शोबे में है, पढ़ाने के शोबे में है। इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ गर्ल्स में पढ़ा रही हैं। लेक्चर से स्टार्ट हुआ, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है वहीं पे। डिफरेंट स्कूलों में, कॉलेजों में वर्कशॉप्स करवा चुकी हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा उनका बैकग्राउंड है फाइन आर्ट्स में, तो उन्हीं से जानेंगे उनकी ज़ुबानी। हम वेलकम करते हैं मैम सदफ हमाद को। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें ज्वाइन किया और बात करते हैं। थैंक यू, आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, बिल्कुल शुरू से इस तरह से है कि जैसे एक नेचुरल फ्लेवर होता है आर्ट का, और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आर्टिस्ट होते हैं, सब नहीं होता है, हर कोई थोड़ा बहुत क्रिएटिव होता है। तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्केचिंग का, ड्राइंग का शौक बहुत ज़्यादा था, और सिर्फ मुझे नहीं था, मुझे मेरी बहनें और हम सब लगे रहते थे। इवन मुझे याद है कि बड़ी अनयूजुअल सी बात लगेगी कि हमारे घर की एक दीवार थी, उसकी तस्वीरें हुई हैं हमारे पास कि हम उस पर चार्कोल ड्राइंग्स बनाते थे, सब बहन बहन मिलकर। तो मतलब कभी पेरेंट्स ने कुछ इस तरह से वो सख्ती नहीं की कि क्या हो रहा है क्या नहीं, इस तरह से। फिर जब मैं छोटी थी तो हमारे एक टीचर थे, वो उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, वो हमें ट्यूशन पढ़ाने आते थे, और वो बैठ के जब हमें पढ़ा के काम देते थे तो ड्राइंग करते थे। उनको देख के बहुत ज़्यादा शौक पैदा हुआ, लाइट ड्राइंग बनाते थे वो, और हाथ और पाँव की बहुत अच्छी उनकी ड्राइंग थी। तो उनको देख के हम बड़ा कहते थे कि, और वो सीधी लाइन बनाते थे बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें ना बचपन में आपकी बिल्कुल नक्श हो जाती हैं। तो वो सारा एक चलता रहा, और बहुत ज़्यादा शौक था इस चीज़ का। तो पहले हम एक और शहर में थे, फिर हम मुल्तान के करीब एक शहर है खनीम, हम वहाँ गए। वहाँ बाकी स्कूलिंग मेरी वहाँ की है, वहाँ पे फाइन आर्ट्स नहीं थी, लेकिन वो जितना काम होता था वो नहीं करती थी मुझे, जो भी छोटे मोटे बोर्ड्स बनवाने के टीचर ने जो कुछ भी। जब मैट्रिक तक तो ऐसे ही चला, मैट्रिक के बाद जो है मेरी बहनें जो हैं लाहौर में आई और यहाँ पढ़ी थी हॉस्टल में। तो उस वक्त मैंने अपने फादर से कहा, बल्कि उससे पहले भी हमारा स्कूल था साइंस ओरिएंटेड। तो मैंने कहा, मैं मैट्रिक में मैंने कहा कि मेरा स्कूल चेंज करवाऊंगी, साइंस नहीं पढ़ सकती। तो बहरहाल स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और मैंने ह्यूमैनिटीज़ में करके उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अब मैं मज़ीद जो है मैंने अब फाइन आर्ट्स पढ़ना है, और बहनें भी बताती थी कि वहाँ पे फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट है। तो अबू ने कहा, अच्छा तुम ना मुल्तान में एडमिशन ले लो। मैंने कहा मुझे लाहौर जाना है, नहीं मुल्तान में लेना, और बहनें भी हैं वहाँ पे। तो मतलब ये हमारी फैमिली का एक, मेरी वजह से अबू ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, हम लाहौर शिफ्ट। मैंने कहा तीसरी बेटी भी चली जाएगी और वो हॉस्टल में कैसे रहेगी, बहुत अबू मुझसे बहुत ज़्यादा एक हम समझते थे कि मतलब ये आप मैयर नहीं कर सकते पेरेंट्स के जो है ना, कि पेरेंट्स किस बच्चे को कितना प्यार करते हैं, आप मैयर नहीं कर सकते। तो मैं सोचती हूँ कि हमारा बहुत बड़ा डिसीजन होता है पूरी फैमिली को शिफ्ट करना। तो हम लोग उसके बाद फिर सारी मेरी एजुकेशन लाहौर कॉलेज में मिली, और बैचलर्स तक वहाँ थी, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में एमएससी में। और थ्रू आउट जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे फादर की, बहुत ज़्यादा, और मदर की भी। जाहिर है कि कुछ नहीं कहना, सारा सारा दिन काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता होता था कि घर में कौन आया है कौन नहीं पता होता था। तो इसमें ये था कि आपकी फैमिली की सपोर्ट ना हो
तो कहीं न कहीं पे आप थोड़ा-सा जो है मेरा ख़्याल है कि आपके डिसीज़न्स पे असर पड़ता है। जी, अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट ना हो, हुँ, तो थ्रू आउट माई लाइफ़ जो कि मेरे स्टडी इयर्स थे और जो मेरे डिसीज़न इयर्स थे कि मैंने करना क्या है हुँ, और क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, लेकिन नहीं हो सकती। हुँ, अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पढ़ाई नहीं होगी और मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ हुँ, आर्ट। हुँ, बस इतना ही काफ़ी था कि आपने बहुत अच्छी जगह से और बहुत अच्छे इदारों में, बहुत अच्छे टीचर्स के साथ एक बहुत अच्छे तरीके से जितना अ, एक पैशन था और वो सारी चीज़ें थी, उसको आपने अपनी एक्सीलेंट तरीके से हर चीज़ को अचीव किया। हुँ, तो इस तरह से था। सही। ये बचपन से शौक बहुत ज़्यादा, रहा, बहुत ज़्यादा। फैमिली में भी बहनों का एक असर रहा, आर्मी में भी। हुँ। तो जब ये चुना कि अब पढ़ाया भी जाए इसी शोबे को बच्चों में, स्कूलों में, या जब आपने इसको ये फैसला किया कि इसको अब इसी में रहा जाए, इसी को ज़रिए माश बनाया जाए, तो वो क्या डिसीजन था? फैमिली में भी ऑब्वियसली डिसीजन एक आप सोचते हो कि इसको एज़ अ कैरियर लेने जा रहे हो, आप प्रैक्टिस भी करते रही। इसमें मेरा इतना बेंट नहीं था टीचिंग में और मुझे लगता था कि मैं इतना ज़्यादा इसमें शायद मैं नौकरी ही नहीं करना चाहती थी कभी भी, किसी सही। भी तरह की, ना टीचिंग की ना कोई और। हुँ, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कि मुझे जो है ये मैंने डिसाइड किया। हुँ, तो कुछ था ऐसे इश्यूज़ थे जिनकी वजह से मुझे ये एज़ अ करियर इसको डिसाइड किया। सही। और फिर लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल रही इसमें जब मैंने अपना एक मेरा इसमें मतलब एक सारा सिलसिला ये एजुकेशन करियर मेरा शुरू हुआ है। तो फिर मैं समझती हूँ कि फिर मुझे ये लगा कि अल्लाह मियाँ ने ये एक डेस्टिनेशन मेरे लिए लिखी थी जो कि हुँ, मेरे लिए बहुत बेहतर थी। हुँ, और इसमें क्योंकि समहाउ जैसे हम लोग बीइंग ए फीमेल आप देखते हैं कि सोसाइटी में मैं बहुत मेरी अ, आप कह सकते हैं कि बहुत ही एक्सीलेंट पेंटर्स, बहुत ही एक्सीलेंट जो आर्टिस्ट मेरे फ्रेंड्स थे, हमारा बैच बहुत अच्छा था हुँ, यूनिवर्सिटी का, हुँ, जो हम सारी लड़कियां थी। लेकिन उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ या कुछ नहीं कर हो सकता मैं भी ना कर सकती अगर मैं एजुकेशन में और ना इस सही। फील्ड में ना होती, हुँ, क्योंकि नहीं मैनेज कर सकते आप। जी, तो इस करियर की वजह से और इस फील्ड की वजह से शायद मैं कुछ ना कुछ जो मैं कर रही हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अगर मैं टीचिंग में ना होती तो फिर मतलब सोचते हैं आप प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट होंगे, स्टूडियो वर्क करेंगे, लेकिन वो इतना मुश्किल फिजिबल काम नहीं है। बहुत। और बीइंग ए फीमेल आप देखिए खवातीन के और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो बीइंग ए फीमेल ये एक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जी। ज़िम्मेदारियाँ बहुत हमारे यहाँ माशरे में बहनों, माँओं और बेटियों पे होती हैं, जो कि घर सँभालने की जो हम बात करते हैं। आपने उसके साथ-साथ ये आर्ट की और टीचिंग की भी ज़िम्मेदारी निभाई, जो कि मैं तो समझता हूँ, क्योंकि मैं एक लंबे अरसे से आपसे जानता हूँ, आपसे वाकिफ़ हूँ। तो जो अभी स्कूल में हम पढ़ाते हैं, जो हमारा करिकुलम है, तो क्या समझते हैं, जैसे जिस दौर में हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे फाइन आर्ट्स एज ए सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। तो अभी क्योंकि आपको भी एक लंबा अरसा हो गया है पढ़ाते हुए, 14 इयर्स हो गए। 14 ईयर 14 साल, तो एक बहुत ही लंबा तवील अरसा है। तो क्या समझती हैं कि अभी क्या बेहतरी आई है, या अब जो स्कूल्स में जो फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो उससे कैसे आगे कैरियर बिल्डिंग में बच्चों में मदद मिलती है कि अच्छा वो भी चूज कर सकें और आप आगे अपना कैरियर इसको ले सकें? अच्छा, ऐसा है कि हमारे यहाँ अभी तक जो है करियर काउंसलिंग नहीं है। जी, बच्चा उसको मैट्रिक में पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। बेशक। उसकी करियर काउंसलिंग नहीं है, ठीक है? आप उसको साइंस या जो भी उसका इंटरेस्ट है, उसको आप क्या कह के एक उसका माइंडसेट बना देते हैं। जी, और जैसे आपको पता है हम लोगों ने डिग्री एक ली है आर्ट की, और आर्ट की डिग्री लेने के इतने अरसे बाद पता चलता है अच्छा फलां चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं। हम्म, तो आप किसी को ब्रैकेट नहीं कर सकते कि इसने डॉक्टर बनना है, इसने इंजीनियर बनना है, जी, करियर काउंसलिंग नहीं है। हम्म, अगर करियर काउंसलिंग होगी तो इसी तरह आर्ट में है कि ज़्यादातर बच्चे आते हैं तो मैडम इसके बाद हम फैशन डिज़ाइनर बन जाएँगे।
फैशन डिजाइनर वो एक हाइप है उसकी, फिर या फिर हम पता नहीं क्या करना शुरू कर देंगे, तो वो बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, आता उनको कुछ भी नहीं होता। जी। और जब बहुत सारे बच्चे भी छोड़ के चले जाते हैं, तो उसमें अगर आपकी करियर काउंसलिंग है और आपको एग्जैक्ट पता है कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मुझे पता था मैंने क्या करना है, ठीक है, मैंने एक डिसीजन ले लिया था, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। आपको अगर पता है आपने क्या करना है, फिर आपको जो है आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो टाइम आपको पे करता है वापस आने वाले फ्यूचर में। अगर उस वक्त आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आप कभी कोई करियर चूज करेंगे, कभी कोई करियर चूज करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे जब से पढ़ा रही हूँ, मैंने देखा है कि लोग एफएससी करके यूजुअली एनसीए में चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, क्योंकि साइंस आगे नहीं पढ़ सकते, उनका फ्लेयर नहीं होता, उनको समझ आ जाती है कि अब हम इससे ज्यादा इस सब्जेक्ट में नहीं जा सकते। तो बेहतर ये है कि स्कूल लेवल पे, और वो आपकी वाली बात कि बच्चों को आगे, तो देखिए करियर काउंसलिंग होगी तो बच्चे को समझ आएगी ना। जब तक हम उसके दिमाग में अपने जो क्लेशेस हमने बनाए हैं उनके दिमाग में वो डालते रहेंगे, फिर हम जो है अपनी मर्जी के रिजल्ट्स लेने की उनसे कोशिश करेंगे, फिर आप उनको गाइड नहीं कर सकते, फिर आप किसी भी सब्जेक्ट को लेंगे। और फाइनेंस में तो ये है कि अभी एक इसके बारे में लोगों को समझ भी नहीं आती कि इसमें कैरियर जाएगा कैसे, इसमें वो करेंगे क्या। तो मैं अपनी हद तक, तो मेरे पास बच्चे आते हैं और जाहिर है आपको पढ़ाते पढ़ाते पता चल जाता है कि कौन सा ड्राइंग में अच्छा है, कौन सा पेंटिंग में अच्छा है, किसकी पेपर स्कल्पचर में अच्छा है, क्योंकि अभी बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं पढ़वा रही हूँ। तो उसमें भी मैं उनको गाइड भी करती हूँ, लेकिन वही होते बाद में फैमिली इशूज है, आगे वो जा नहीं सकते, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चाहते हुए भी बहुत सारे वो बच्चे नहीं कर सकते। तो कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके बाद इसलिए इस फील्ड में हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि बहुत इस तरह से वो इसके बारे में अभी एक लिमिटेड जो है हमें नजर आती है अप्रोच स्टूडेंट्स की, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद जैसे पहले से बहुत बेहतरी आ चुकी है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट हर स्कूल में फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाया जाता है, हर कॉलेज में तकरीबन है, इस्लामाबाद के तो मेजर अगर हम देखा जाए तो। बात ये है कि पढ़ा तो रही है लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिला, ठीक है, वो शौक में आते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके आते हैं, ठीक है, या कुछ लोगों को चॉइस नहीं होती कि आप साइंस में नहीं जा सकते तो आप शायद आप निकम्मे हैं, तो ये दो एक्सट्रीम्स आती हैं। ये तो खैर एक हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा फेस करनी पड़ती है कि अगर कुछ और नहीं आता तो चलो फाइन आर्ट्स में तो एडमिशन मिल ही जाएगा, तो जब उनको पढ़ना पड़ता है ना फिर बहुत मुश्किल होता है। बीइंग टीचर, क्योंकि आप भी शोभा इसी से हैं और मैं भी क्योंकि एक अरसे से पढ़ाने के शोबे में हूँ, तो आप क्या समझती हैं कि इस को कैसे दूर किया जा सकता है कि भाई ये एक आसान फील्ड नहीं है, मीन ऑब्वियसली इसमें भी एक पूरी रिसर्च है, एक हिस्ट्री है जो कि पढ़नी होती है, और आपको जब एक मीडियम और उसकी टेक्निकलिटीज को भी पता होना चाहिए, तो क्या ऐसा पेरेंट्स को करना चाहिए कि भाई ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो बस ऐसे ही सबसे पहले तो ये पेरेंट्स को खुद अंडरस्टैंडिंग होगी तो, और वही मैं आपको कह रही हूँ कि कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है हर सब्जेक्ट के लिए, नॉट फॉर दिस। जब उनकी कैरियर काउंसलिंग होगी, उनको पास ऑप्शंस आएंगे, फिर उनको पता होगा कि हम ये कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है कि जब एक्सपेक्टेशंस पूरी होती नहीं है या होती हुई नजर नहीं आती, या आप उसकी अचीव कर लेते हैं डिग्री, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, फिर आप दूसरी फील्ड चूज करते हैं, फिर बहुत सारे लोग कुछ और करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए इसकी रूट ये है कि आप बेसिक जब शुरू करते हैं उस वक्त ही आप उन्हें बताएंगे अब आपने करना क्या है। हमें पता ही नहीं होता कि हमने किस तरफ जाना है, हमने काम क्या करना है। दूसरा हमारा शायद बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड भी चीजें कि जिसमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कितना बच्चा अर्न कर सकेगा नहीं कर सकेगा, बजाय इसके कि देखा जाए कि उसकी बच्चे की अपनी शख्सियत किस तरफ माइल हो रही है, उसमें उसको आगे ग्रूम किया जाए। तो नो डाउट जैसे पहले से तो बहुत हद तक बेहतर हो चुके हैं। तो अभी जो आप कॉलेज लेवल पे बच्चों को देखती हैं, पिछले से आप कॉलेज, आप
बहुत ही अभी रिसेंटली जैसे आप कायद आज़म यूनिवर्सिटी के साथ कोर्स कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो क्या समझती हैं कि ऑब्वियसली इसमें फेडरल बोर्ड और जो यूनिवर्सिटीज लेवल पे है उसमें कोर्स में भी चीज़ें काफ़ी अमेंडमेंट्स हुई होंगी और होती चली आ रही होंगी। आप कोर्स आउटलाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटर की बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटर में मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि हमें हमारी थ्योरी तो लमसम हुई है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल फील्ड में बड़ी ऐसी चीज़ें कि पढ़ाते हुए मज़ा आता है। उसमें आप जितने हमारे पॉसिबल सब्जेक्ट्स हैं विजुअल आर्ट्स के, उन सब की थोड़ी आपको उसकी इंट्रोडक्शन वो देते हैं। उसके बाद बच्चे को पता चल जाता है। अब मेरा ख्याल है सब आर्ट टीचर्स करते होंगे। आई होप पॉजिटिवली कि मैं एक बात कर रही हूँ कि मैं तो फिर यही करती हूँ ना कि मुझे उसी में ही पता चल जाता है कि कौन किस फील्ड में अच्छा है। अब आगे उनकी किस्मत है या उनकी आगे डिसीजन है कि वो क्या करते हैं। लेकिन ये है कि उस लिहाज से कोर्स आउटलाइन काफ़ी बेहतर है। और यूनिवर्सिटी लेवल पे ये है कि उसमें उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों की मिक्स करके जो है ना उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि उसके बाद आप जो है मास्टर्स में आप किस डिग्री में जाएंगे। लेकिन वो टोटली उसको हम फाइन आर्ट्स ओरिएंटेड नहीं कह सकते। उसमें आर्ट्स भी है, क्राफ्ट भी है और अप्लाइड आर्ट्स भी है और सारी चीज़ें। तो मैं ये समझती हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल दी हैं और टाइम बहुत कम देते हैं। अगर आप कोर्स की आप डिवीजन कर दें, आप कोर्स एक से ज़्यादा ऑफर कर दें, तो फिर बच्चों को समझ में आएगी। जब बच्चा इतनी सारी चीज़ें पढ़ता है वो कंफ्यूज हो जाता है, फिर घबरा के छोड़ देते हैं, फिर वो दूसरे सब्जेक्ट्स में या ट्रांसफर्स करा देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए चीज़ों पर। हमने बहुत बात की कि सदफ के अब जो कैरियर जिस कैरियर में है इस पढ़ाने के उसमें तो जो पढ़ाती चली आ रही है, हम जानेंगे सदफ से कि उनकी अपनी क्या इंस्पिरेशन रही है। मीन्स क्या उन्हें अच्छा लगता था पेंट करना, किस आर्टिस्ट से सबसे ज़्यादा इंस्पायर थी। तो सदफ कुछ उस बारे में बताएं कि जब आप फाइन आर्ट्स में आई तो किस चीज़ ने आपको इतना मोटिवेट किया कि जी मुझे पेंटिंग करनी है, स्कल्पचर करना है, क्या ऐसा वो था? अच्छा, मुझे शुरू से जो है ना पेंसिल में काम करने का शौक है। चारकोल, पेंसिल, ड्राइंग, स्केचिंग, और मैं यही करती रहती थी। मतलब मैं बैठी हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ, कोई भी स्कूल से लेके हाई लेवल्स तक। तो थोड़ी देर बाद बोर होके मैं डूडलिंग शुरू कर देती थी कागज़ पे। वो सभी करते हैं मेरा ख्याल है। तो और कोई भी बैठा है उसकी शक्ल बनानी शुरू कर दी है। मतलब मुझे ड्राइंग का ज़्यादा शौक था। और मेरे एनसी में जो मेरे क्लास फेलोज थे वो इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा वो था कि हर वक्त तुम ड्राइंग करती रहती हो। वहाँ भी मैं बैठी हुई बात भी कर रही हूँ, ग्रुप्स में भी बैठे हैं तो साथ साथ ड्राइंग भी चल रही है। तो ड्राइंग मुझे ये मीडियम जो है ना मुझे लगता है फ़ौरन से एक आपको रिजल्ट मिलता है, बड़ा मज़ा आता है इसमें। वैसे शुरू में ये था कि पेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन एक नेचुरल जो बेंट ऑफ माइंड है वो ड्राइंग की तरफ ज़्यादा था। और इसमें जो है पेंटिंग का फिर डिसीजन इसलिए था क्योंकि उस वक्त ड्राइंग को अब तो एक्सेप्ट करते हैं ना, उस वक्त था कि ड्राइंग भी ये कोई मीडियम नहीं है। जब मैंने पढ़ा तो ये था बस। ड्राइंग पहले एज जस्ट एक सपोर्टिव एलिमेंट या एज अ फील्ड समझा जाता था कि आपने पेंट करने से पहले ड्रॉ करना है तो एज अ जस्ट सपोर्टिव था। लेकिन अब ड्राइंग की अपनी एक वैल्यू है, वर्थ है, नो डाउट। एक उसमें बहुत एक्सपर्टीज, बहुत काम होता चला आ रहा है। अच्छा, बाकी ये है कि जैसे हम लोगों ने जब वेस्टर्न आर्ट पढ़ना शुरू किया तो वेस्टर्न आर्टिस्ट के काम से बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड हूँ इसमें। जो और सबसे ज़्यादा जो रियलिज्म में काम होता था उससे। फिर उसके बाद टीचर्स मुझे बहुत अच्छे मिले हर जिस इदारे से मैंने पढ़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे एक पेस्टल्स का शौक हुआ मैडम नायला से। और पेस्टल्स मुझे अभी भी पसंद है। उन्होंने जिस तरह पेस्टल्स सिखाए हैं, तो हालांकि ऑल्दो वो ऑयल पेंटिंग उनको खुद ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम जब उनके पास थे तो हम कोशिश करते थे पेस्टल ड्राइंग्स करने। और उसके अलावा फिर बाद में एनसीए में लाला रुख थी, वो हमारी डायरेक्टर थी, लेकिन उनके साथ सिटिंग्स बहुत होती थी और पूरा थीसिस उन्होंने मेरा सुपरवाइज तो नहीं किया, लेकिन एक एक चीज़ देखी उनके साथ एक बहुत ज़्यादा रहा। और इसके मतलब मैं इतनी कुछ सोशल भी नहीं थी, तो इन लोगों से मतलब ये दो ऐसी शख्सियात हैं जिनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा। फिर मैं जब
फील्ड में आई हूँ तो मैंने लेती से बहुत ज़्यादा मिला। सही। तो बाकी सीखा मैंने सबसे, लेकिन उस तरह से जो है मेरा मतलब मैं बहुत सारे नाम ले सकती हूँ, लेकिन एक रिलेशनशिप और एक मेरी जो एक इंटरेक्शन रहा है वो इन 3 लोगों से ज़्यादा रहा है। फिर इसके बाद हाँ, एक नाम मैं मिस कर रही हूँ, मैडम नाज़िश अदाउल्लाह। वो मेरी तकरीबन 1 साल वो रही हैं, ट्यूटर रही हैं एनसीए में। उनसे मैंने बहुत सीखा। वो इतनी प्यार से हर बात करती थी, बड़ा अच्छा समझाती थी, और उन्होंने मुझे पता चला कि मैंने थीसिस का क्या सब्जेक्ट लेना है, उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया हर चीज़ में। तो ये कुछ लोग हैं जिनसे बहुत ज़्यादा मैंने सीखा। हमने अभी सुना सदर से उनके टीचर्स के बारे में, और कि कैसे अब क्योंकि अब खुद भी टीचर हैं तो उनकी अहमियत को समझती हैं। और अभी हम छोटा सा चाय का वक्फा लेंगे, और अभी तब तक अपनी चाय रेडी करें और आ जाएं। तब थोड़ी देर बाद मुलाकात करते हैं, उसमें हम सदर का काम देखेंगे, उनके काम के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वापस आ चुके हैं वक्फे से चाय के साथ, गर्मा गर्म चाय। अभी हम वक्फे में देख रहे थे कि हमने सदर का काम देखा। हम काम पे बात करेंगे सदर से कि पढ़ाई के दौरान जैसे बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, क्या उनके काम में फ़र्क आया, कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड होते रहे, और तो उस पर बात करेंगे। सदर से पूछेंगे कि क्या पहले करती है। जैसे उन्होंने बताया कि ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट था, फिर पेंट में आई तो क्या क्या उन्होंने एलिमेंट्स ऐड किए, उन्होंने बहुत सफ़र भी उस दौरान शुरू कर दिया। तो हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। सर प्लीज़ बताइएगा। देखिए, शुरू के ईयर्स होते हैं तो सारा एकेडमिक जो हमें बताया जाता है वही हमें करना होता है, और उस वक्त इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि अपने खुद से इंसान मतलब कौन सी आपने क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए। नॉर्मली टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आपने क्या करना है, और उसी तरह से चल रहा था। और यही था कि एक जो एकेडमिक बाउंड्रीज हैं उसके अंदर सारा काम था, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। जो मतलब हमारा दिल चाह रहा है कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने डेबू में अगर सफ़र किया तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मैं उसको पूरा सीन बनाऊँ, तो मैंने पेंट कर दिया। तो मुझे कोई टीचर नहीं कहा कि तुमने क्यों पेंट कर दिया, या मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ और पूरा मैंने रोड का एक सीन पेंट किया तो उन्होंने मुझे नहीं कहा, क्योंकि वो सारे मेरे फाइनल जो काम था उसका हिस्सा था। लेकिन उसमें ये नहीं था कि कोई एक पूरा थीम नहीं था, उसमें डिफरेंट चीज़ें थी। कि एक हमें असाइनमेंट मिली थी कि आपने जो बनाना है किसी आपने कोई बुक पढ़ी है और उसके बारे में आपने कुछ बनाना है। तो एक मैंने बुक मैंने उन दिनों पढ़ी थी, मुझे बहुत पसंद थी, उसके बारे में पूरी पेंटिंग बनाई, नॉवल था एक। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें थी। तो जैसे आप कहते हैं ना कि थीम वो नहीं था। फिर उसके बाद जब मैं एनसीए में आई हूँ तो एनसीए में एडमिशन लेने का बेसिक मकसद जो है वो पेंटिंग नहीं था, ये मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक राइटर हूँ, और अगर मैं मतलब मेरी फील्ड अगर मुझे मौका ना मिलता आर्ट्स को परस्यू करने का, मुझे चांसेस ना मिलते तो शायद मैं एक राइटर होती डेफिनेटली। जो नॉवलिस्ट होती हैं, जो फिक्शन राइटर्स होते हैं, वो मैं होती हूँ, मुझे पता है। तो उसमें फिर था कि उसकी मैंने कोर्स आउटलाइन लिखी। बाजी ने 2-3 दफ़ा अप्लाई किया, मेरी बहन को भी बहुत शौक था, लेकिन अब उन्हें वही जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। एफएससी किया उन्होंने, एफएससी के बाद जर्नलिज्म में चली गई क्योंकि नहीं आगे उनका नहीं था। तो वो जब लाती थी प्रोस्पेक्टिस वगैरह, तो उसमें उन्हें विजुअल आर्ट्स का जो देखा, उसमें राइटिंग का काफ़ी इसमें है, थीसिस भी लिखना है और रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि हमारे यहाँ
अभी भी बहुत कम है, आर्ट पे जी, लिखना बहुत कम है। जी, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, मैंने कहा नहीं इसमें जाना चाहिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि एक तो एक बड़ी मज़े की बात मैंने नोट की है थ्रू आउट, कि जब आप मास्टर्स कर लेते हैं ना उसके बाद आपको होता है कि अब मैंने कुछ इसमें फर्दर कुछ करना है। जी, डेफिनेटली सबके साथ होता है, तो लेकिन ये आपकी चॉइसेस और चांसेस पे होता है कि आप उसको कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो मैंने उसमें जो था फिर मैंने डिसाइड किया और मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा, तो अच्छा मेरा फिर हो गया उसमें। और काफ़ी इसमें मुझे गाइडेंस भी मिली बहुत, हमारे रिसर्च जो हमें पढ़ाते थे टीचर्स, उनका नाम क्या है, पूरा नाम नहीं है नाम मुझे, शकील साहब सर शकील थे, हम्म, शकील कुरैशी शायद उनका नाम है, मुझे भूल गया। एनसी उन्होंने रिसर्च में मतलब बहुत अच्छा एक मेरा जो है ना सारा वो रहा। तो उसके बाद एक राइटिंग का जो है ना वो बेसिक मकसद होता है, लेकिन उसमें सही, बड़ा बड़ा एक उनका कोर्स आउटलाइन जो है विजुअल आर्ट्स में बड़ी डिफरेंट है। और उसमें वही बात है कि आप लिटरेचर के लोगों को भी वो बुलाते थे, वो म्यूजिक से रिलेटेड, थिएटर से रिलेटेड, फिल्म से रिलेटेड। और फिर उसके बाद वो हमें चॉइस दिए जाते थे कि अब आपने फाइनल अपना प्रोजेक्ट क्या करना है, और वो साथ साथ काम चलता रहा था। उसी में मैं आपको बता रही हूँ कि जब जब मैं नाजिश जो मेरी ट्यूटर थी तो उनके साथ फिर क्योंकि उनको मैं बिल्कुल अनडिसाइसिव थी, मुझे समझ नहीं आता था कि अब मैं कौन सी लाइन चूज करूँ, क्योंकि आप हमेशा आपको ये पता होता है आपने करना क्या, लेकिन उसमें आपकी स्पेशलिटी किस चीज़ में है ये आपको नहीं पता होता। तो बहुत अल्लाह का शुक्र है टीचर्स बहुत अच्छी मिली, उन्होंने मुझे फिर मेरे साथ में बहुत लंबी लंबी हमारी डिस्कशन होती थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा जो है इंटरेस्ट किस चीज़ में है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये ट्रैवलिंग का शुरू हुआ था, और उसमें भी ये था कि जाहिर है ट्रैवलिंग का इसलिए भी था कि एक तो मेरे अब्बू जो थे पूरी ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया, उनके एक से ज़्यादा सिटीज़ में उनका जो था जो उनके प्रोफेशन की जो भी सिलसिले में उनको ट्रैवल करना पड़ता था। फिर दूसरा बड़ी मज़े की बात है कि अम्मी जो थी ना, जब शादी से पहले वो पढ़ाती थी जहाँ पे, तो वो भी ट्रैवल करके जाती थी। तो वो कहती थी कि सदफ हम ना मील गिनते थे, 1 मील हो गया, 2 मील हो गए, 3 मील हो गए, तो ये सारी चीज़ें मेरे ज़हन में थी। फिर उन्हीं दिनों इस सारे उन्हीं दिनों के ज़रीना हाशमी में वहाँ पे उनका सोलर एग्जीबिशन एनसीओ में, तो उससे मुझे डायरेक्शन मिल गई कि मेरा जो है ये मेरा सब्जेक्ट है और मुझे इसकी तरफ जाना है। फिर मैंने उसमें काम शुरू किया, और उसमें ये होता था कि बस में जाती थी तो स्केचबुक मेरे साथ होती थी, चारकोल ड्राइंग्स में करती थी, और वो पूरा सफ़र जो तुम्हारे सारी स्केचिंग्स होती थी, और वो सारे बहुत ढेर सारे स्केचेस थे, ढेरों ढेर थे कि आप अंदाजा नहीं कर सकते कितने थे, छोटे 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 बहुत सारे। और हर ड्यूरी पे मैं वही जो है कि अब मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो वो बड़ा एक उससे जो है एक बड़ी मज़े का। उसके बाद ना लास्ट में बिल्कुल एक डिफरेंट चेंज ये आया कि वो मैं पेंटिंग्स कर रही थी। अच्छा, तो मुझे लास्ट में मिले प्रदेश में लास्ट उन्होंने मुझे कहा कि फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे पुश किया, लेकिन वीडियो एक तो वीडियोग्राफी में वो तीनों हम क्लास के दोस्त थे जो थे, वो तो कर ही वीडियोग्राफी में थे, तो वो एक कैमरे का इशू होता था। और फिर मुझे ये डर लगता था मैं गुम ना करूँ, मैं बस में जा रही हूँ मुझसे छीन के लग गया तो मैं क्या करूँगी। तो फिर मैंने फोटोग्राफ्स पे शुरू किया, अपना कैमरा था मेरे पास, और उन फोटोग्राफ्स को फिर मैंने फोटो मोन्टाज में काम किया। लेकिन मुझे शौक पेंटिंग का था, तो फोटो मोन्टाज मैंने सिर्फ 3 ही बनाए, ज़्यादा भी बना सकती थी, क्योंकि मैंने तो पूरे रूट्स की, मतलब जितने रूट्स से बसेस चलती थी ना, पूरे रूट्स की मैंने पता नहीं कितनी मैंने पिक्चर्स खींची थी, वो भी बहुत सारी थी। और फिर उनसे मैंने मोन्टाज बनाए थे, और उन्हीं को जोड़ के उन्हीं की पेंटिंग्स बनाई थी, वो ही था। और उसमें बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये था कि उस वक्त बसेस ऐसे चली थी कि पहले बस वैन्स होती थी, तो बसेस में एक कंपार्टमेंट होती है वुमेन कंपार्टमेंट, तो उसमें वुमेन कंपार्टमेंट में खवातीन जो हैं अब इनको नोट करती थी कि कौन, मतलब सब जो है ना लॉस्ट होती थी, कोई किसी सोच में बैठा है, कोई किसी सोच में बैठा है, स्टूडेंट तो पढ़ रही है या कोई भी, मतलब जो भी है। तो वो एक बड़ा डिफरेंट और बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था
डिफरेंट लोगों को देखना, डिफरेंट चीज़ों को देखना, और मतलब हर कोई अपनी अपनी एक स्टेट ऑफ माइंड में बैठा होता था, इन चीज़ों को नोट करना। और क्योंकि मेरा ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था, घंटा डेढ़ मुझे लग जाता था, तो उसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग गए हैं, तो वो सारा जो मेरे थीसिस का हिस्सा था वो बना, और मैंने उससे इंजॉय भी किया। और फिर उसमें फोटोमोन्टाज में मैंने काम किया, तो उसके कोई 3-4 साल बाद मैंने उसको एग्जिबिट किया था हमारे यंग आर्टिस्ट ये जो होती है, उसमें मुझे भी सरप्राइज मिला था। लेकिन उसी साल 2008 की बात है, उसी साल मुझे जॉब भी मिली थी, तो मैं इस्लामाबाद आ गई। तो फिर उसके बाद जो मेरा था मतलब मेरी आर्ट प्रैक्टिस में इंटरेस्ट हो गया उसके बाद, तो वो उसके बाद काम उस तरह से हो नहीं सका। फिर कुछ अर्से बाद में लिखने की तरफ, क्योंकि मेरा शौक हमेशा से था लिखने, और आर्ट भी आपको पता है वैसे बहुत कम लोग लिखते हैं, और मेरी छपी हुई हैं चीज़ें, सिर्फ ये नहीं कि आर्ट की, इससे पहले भी। और फिर मुझे उर्दू में मास्टर्स करने का बहुत शौक था, तो मैंने एक सेमेस्टर गवर्नमेंट कॉलेज में लगाया, उसमें वहाँ पे भी मेरे आर्टिकल्स एक छपा था। फिर एक आर्टिकल मेरा छपा था, उसमें इस तरह से मतलब लिखने की तरफ मैं इस तरह से आई थी, क्योंकि फिर आर्ट प्रैक्टिस का आपको पता है, आपकी रूटीन ऐसी है, आप जॉब करके आए हैं, उसके बाद आपने घर में जो है और तरह की जिम्मेदारियाँ हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए कि आपको कोई तंग न करे और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करें, तो वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी इस वजह से। मेरे ख्याल में शायद वही एक वजह बनी कि आपका जो एक पुराना शौक भी था लिखने का, तो वो भी कहीं उसको भी बूस्ट मिला, तो आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। हम नाज़रीन को बताते चले कि नुक्ता स्टूडियो में जितनी भी एग्जीबिशन हो चुकी हैं, उस पर भी साथ अपने आर्टिकुलेट किया है, हर एग्जीबिशन को उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सराहा जाता रहा है, हमारी वेबसाइट पर भी वो मौजूद हैं। तो सदफ लिखने की बात हो रही थी, तो आपने जैसे सफ़र की भी बात की, और आपने ट्रैवल भी किया अपनी फैमिली रीजंस की वजह से भी, एजुकेशन के हवाले से भी, तो लिखना और पेंट करना या अपने जो कैथार्सिस करना है कैनवस पे या वर्ड्स के थ्रू, तो जैसे हमारे ये भी एक प्रोग्राम का एक हमारा है कि बात की जाए, ये कितना अहम है आपके लिए, ये चाहे वो काम के थ्रू हो, लेकिन जैसे अब पूरे माहौल में, पूरे अब इन्वायरमेंट में अब बातचीत बहुत कम हो गई है, हर बंदा गैजेट्स में या अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ है। जैसे आपने अपनी ट्रैवल में भी बात की कि आप ऑब्जर्व करती थी कि लोग कि क्या एक्सप्रेशंस हैं, क्या फीलिंग्स होंगी, किस हालात से निकल के आ रहे हैं, तो एक आर्टिस्ट के लिए कम्युनिकेशन बहुत अहम है। तो अब जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं और बात करते हैं, तो कितना ज़रूरी है आजकल के दौर में बातचीत करना, और स्पेशली एक फनकार के लिए जो कि अपने काम के ज़रिए कोई ना कोई पैगाम दे रहा होता है। तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब तक मैंने टीचिंग स्टार्ट नहीं की थी, मैं कुछ बहुत घबराती थी, बातचीत नहीं करती थी, लेकिन जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, मुझे लगता है कि डायलॉग होना चाहिए। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करते, जब तक आप अपनी जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी एक थॉट प्रोसेस है, जब तक आप उसको डिस्कस नहीं करते, आप उसको एक ग्रुप में शेयर नहीं करते, तब तक मेरा ख्याल है हम एक जो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, हमारे कनेक्शंस जो मिसिंग हैं टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर स्पेशली। आप सिर्फ आर्ट की बात कर रहे हैं, मैं लिटरेचर का भी आपको बताऊँ कि इस कदर बुरा हाल है कि आप हमारा लोकल अदब है, उसमें भी इतना कोई जब मतलब मैं जिस ज़माने में स्कूलिंग मेरी थी, तो हम बहुत अच्छे कलाम पढ़ते थे शायरों का, बहुत अच्छी हम बुक्स पढ़ते थे। अब ना किताब का म्यार रहा है, ना शायरी का म्यार रहा है, तो आर्ट तो बेचारा बहुत बाद में आता है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो एक्सेप्टेबल है, जिनको लोग समझते हैं। तो जब इतनी बड़ी बड़ी रियलिटीज़ को वो उन्होंने जो है क्या ये इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो हम लोग तो शुरू से ही जो आर्टिस्ट इंडियन आर्टिस्ट हम लोग जो हैं, सोसाइटी शुरू जब से पाकिस्तान बना है,
तो उसमें हम शुरू से ही देखते हैं कि एक बहुत ज़्यादा इसमें गैप है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स आर्ट्स बहुत ज़्यादा गैप है शुरू से। तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी वैल्यूज़ को, हमें उसको रीएस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, उसमें हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत है कि हम लोग असल में हम अपनी सोसाइटी को अगले 10 साल में या 20 साल में हम कहाँ देखना चाहते हैं। क्योंकि ये जितनी टेम्पररी चीज़ें हैं जो हम सोशल मीडिया देखते हैं, जो हाई क्रिएटिविटी है या वो टेम्पररी होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, कुछ अर्से बाद उनको कोई पूछता भी नहीं। तो हम अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हैं अगर हम आर्ट्स को, लिटरेचर को और मतलब जितनी हमारी रिलेटेड विजुअल आर्ट की फील्ड्स हैं इसके बारे में हम डायलॉग नहीं करेंगे, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, तो फिर ग्रेजुअली हम अपनी जनरेशन को एक फ्रस्ट्रेशन दे रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता हमने क्या करना है, हमने किस डायरेक्शन में जाना है। फिर वो ये देखेंगे कि ये चीज़ इन है, चलिए यहाँ चल देते हैं। जो आप एक लाइन लग जाती है कि सब उधर जा रहे हैं तो अच्छा वहाँ चल के देखो, पता नहीं क्या हो रहा है। जब तक डायलॉग नहीं होगा आप समझाने की मोड में नहीं आएंगे, आप उस चीज़ पे जनरेशन को लेके नहीं आएंगे, जब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा इन चीज़ों को समझाना कि हर चीज़ के वर्थ को एक्सप्लेन करना। तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं ये समझती हूँ। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो हमारे आप जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप ऑब्वियसली उस जनरेशन को आप डील कर रहे हैं डेली बेसिस पे और एक रेगुलर एक लंबे अरसे से आप उनको डील कर रहे हैं, तो क्या पैगाम ऐसा देना चाहेंगे कि वो भी इन जितने भी ये हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे ये बात करने के मौके हैं इसको कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है, क्या उनको पैगाम देंगे? इसकी सबसे पहले तो ये है कि आपको जो बिल्कुल यंग लोग इसमें आते हैं ना, सबसे पहले तो उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। उनको जब पता होगा तब वो बात करेंगे इसमें, ठीक है? जब उनको डायरेक्शन मिलेगी और उनको पता होगा ये अब हमने इसके बारे में एक्सप्लोर करना, क्योंकि आजकल की जनरेशन हमारी जनरेशन की तरह नहीं है। हमें तो चुप कराते थे, हम चुप बैठ जाते थे। आप अब खामोश अब तो करवाना नहीं चाहिए क्लास को, और बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं और बड़े इस किस्म के सवाल पूछते हैं कि आपको सेटिस्फाई करना होता है। तो ये वो जनरेशन नहीं है जो बोलती नहीं है, वो बहुत सवाल पूछती है। तो जब वो सवाल पूछती है तो आप उनको सेटिस्फाई करना आना चाहिए। बच्चों के लिए पैगाम इतनी असल में उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि उनको पैगाम सिर्फ ये दिया जा सकता है कि उसको फिल्टर करें टुवर्ड्स देयर इंटरेस्ट कि वो करना क्या चाहते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें समझ आती हैं जो कि उनको क्लिक करती हैं। उनको हमारी बात नहीं समझ आएगी, उनको हमारा मैसेज नहीं समझ आएगा, उनको वो चीज़ समझ आएगी जो उनके सामने एक रैपिंग पेपर में पेश की जाएगी, वो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो उनके लिए उनसे ज़्यादा मेरे ख्याल है हमें खुद समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो जनरेशन नहीं है जिसको आप टेल कर सकते हैं। ये वो जनरेशन है जिसकी बात समझ के हमें उन्हें बताना पड़ेगा, हमें भी साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है और मतलब यूजलेस नॉलेज है, नॉनसेंस नॉलेज है, वो कोई यूजफुल नॉलेज नहीं है। उनको फिल्टर कैसे करना है, सिर्फ ये हमारा बेसिकली ये हमें करना है। उन्हें वो लोग, क्योंकि वो इतनी कंफ्यूज जनरेशन है, उन्हें नहीं पता होता, जो कहेगा वो चल पड़ेंगे। तो उनके लिए मैसेज ये हो सकता है कि आप जो है सबसे पहले जो है बैठ के सोचें कि आप असल में ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। ये नहीं कि आपने फलां को देख लिया तो मैंने इस तरह से करना है, फलां को आपको पता होना चाहिए कि अगर ये करना है तो मैंने इसके लिए एफर्ट क्या करनी है, क्योंकि ये वो जनरेशन है जो हर चीज़ को ईजी समझती है। वो समझ के सब कुछ हम प्लेट के दे देते हैं और हमें मिल गया। उनको मेहनत का नहीं पता, उनको एफर्ट्स का नहीं पता, उनको हर चीज़ वो अभी बोलते नहीं है, उनको पहले मौजूद होती है उनके पास। तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ ये टेम्पररी चीज़ है, इसमें मतलब उनको एक गाइडेंस की और एक जिसको हम कहेंगे ना, एक बहुत ज़्यादा उनको समझाने की ज़रूरत है। तो और उनको समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो समझने में बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा पता है, तो थोड़ा सा ये बात है। मेरे ख्याल में ये जो अमल है ये दो तरफा है, लेकिन दो तरफा में सबसे पहला कदम शायद आपको लेना पड़ता है, तभी कोई चल के आएगा कि पहले आपको वो रोल मॉडल बनना पड़ता है टीचर, और अपनी सोसाइटी में अपना रोल तो प्ले करना पड़ता है।
इसी हवाले से ही हमने अपने इस प्रोग्राम को कोशिश की, सिलसिला दौम का हमने जारी रखा और हम मज़ीद आप लोगों को भी मिलवाते रहेंगे मज़ीद आर्टिस्टों से और ऐसे लोगों से जो अपना रोल बखूबी सर अंजाम देते चले आ रहे हैं। सदफ, जो ये प्लेटफॉर्म है नुक्ता स्टूडियो और इसके तरफ से हमने जो ये सेशन शुरू किया और बात करते हैं, इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगी हमें? कोई सजेशन, कोई आपकी ऐसी राय? मुझे तो लगता है कि ये बड़ा एक मुकम्मल आपने जो प्लान किया है, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि इसकी एक बहुत अरसे से आपके ज़हन में था, तो जो चीज़ फॉर्म होती है वैसे ही सामने नहीं आ जाती, उसके पीछे बहुत लंबा थॉट प्रोसेस होता है और बहुत ज़्यादा इसके बारे में आप प्लानिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो मुझे ये लगता है कि बहुत कंप्लीट एक आपकी थॉट प्रोसेस का जो ये आउटकम है, और इस लिहाज से भी अच्छा है कि हम आपस में एक दूसरे से कोई बातें की बात नहीं करते, और हमारी कम्युनिटी शायद पसंद करती है कि हम बहुत सारी बातें ना करें, डिस्कशन ना करें। बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते। अगर मैं अपनी बात करूँ तो शायद ऐसे होगा कि हम बहुत अधिक ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन ये इसलिए भी ज़रूरत है कि वही आपकी वाली बात की, हम जनरेशन को वो रोल मॉडल दिखाएंगे, कुछ चीज़ें दिखाएंगे तो उनको पता चलेगा। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छी एक आपने सीरीज शुरू की है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सदफ का इस तरह से भी रोल रहा है कि जब भी यहाँ पे एग्जीबिशंस होती हैं या कोई कोर्सेज वर्कशॉप्स होती हैं, तो सदफ अपने स्टूडेंट्स को लेके आते हैं और वर्कशॉप में भी पार्टिसिपेशन होती है। और ये बहुत एक खुशाइन है और एक टीचर की तरफ से बहुत ही ज़्यादा एक अहम रोल है जिसको हमें समझना है और हमें आगे लेके चलना है। सदफ का हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपके मशहूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया। हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे इसी बात से कि आप हमें अपने राय से आगाह करते रहिएगा, और बाकी नशिस्तों के लिए इंतज़ार में आप किसी शख्सियत को मिलना चाहें, उनसे बात करना चाहें तो हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में मुलाकात करेंगे एक जगह मेहमान से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।